Amazon इंडिया पर कुछ ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो बहुत ही ज्यादा हाई सेलिंग प्राइस पर सेल होते हैं। जैसे वो 1000 से ऊपर भी सेल होते हैं, 2000 के भी सेल होते हैं, 3000 के भी सेल होते हैं। लेकिन अगर आपको पता हो तो ये सारे प्रोडक्ट कहाँ से आते हैं? ये सारे प्रोडक्ट आते हैं चाइना से। तो जो भी सारे ई कॉमर्स पर प्रोडक्ट सेल होते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया या और भी प्लेटफॉर्म हो गए, तो इंडिया में बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो सारे ज्यादातर 80% ऐसे प्रोडक्ट होते हैं जो चाइनीज प्रोडक्ट होते हैं, जिनको अलीबाबा के थ्रू मंगाया जाता है। तो ऐसा क्यों होता है कि इंडिया में लोग प्रोडक्ट चाइना से मंगाते हैं, इंडिया से सोर्स नहीं करते हैं? क्योंकि इंडिया के अंदर इतना मैन्युफैक्चरिंग अभी चालू नहीं हुआ है। क्योंकि जो भी चाइना के अंदर प्रोडक्ट होते हैं वो बहुत ही एडवांस लेवल में होते हैं, और जो भी उनकी टेक्नोलॉजी होती है वो भी बहुत एडवांस लेवल की होती है। जो भी उनकी क्वालिटी मिलेगी वो भी काफी अच्छी मिलेगी, और बहुत ही चीप प्राइस में ये मिलते हैं हमको। तो अगर आपको चीप प्राइस में बढ़िया प्रोडक्ट मिल रहा है तो आप वहीं से सोर्स करोगे। तो हमको सीधा चाइना से ही इंपोर्ट करना पड़ता है। तो चाइना से इंपोर्ट करने के लिए बहुत ही नॉर्मल कुछ टिप्स होती हैं जो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप किस तरीके से चाइना से इंपोर्ट कर सकते हो अपना कोई भी प्रोडक्ट। तो अगर आपको ये सारे डाउट हैं कि किस तरीके से हम इंपोर्ट करेंगे, किस तरीके से हम अपने अमेजोन के वेयर हाउस में ये सारा प्रोडक्ट भेजेंगे, या हम इंडिया के अंदर लीगली किस तरीके से अपने प्रोडक्ट को मंगाएंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में हम सारा सब कुछ देखेंगे कि हमको किस तरीके से शिपिंग करानी है, किस तरीके से हमको जो भी प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स हैं वो किस तरीके से लेना है, किस तरीके से हम चाइना से इंपोर्ट इंडिया से आसानी से कर सकते हैं, और हम आसानी से अपने प्रोडक्ट को अपने घर तक कैसे मंगा सकते हैं। तो मेरा नाम है अता। तो आज हम कुछ 7 पॉइंट को डिस्कस करने वाले हैं जो इंपोर्ट में सबसे ज्यादा हमारे काम आते हैं। तो अगर आप कहीं से भी इंपोर्ट कराते हो, भले ही वो चाइना हो गया या कोई और कंट्री हो गई, तो वहां पर आपको कुछ ये 7 पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला पॉइंट होगा हमारा लीगल डॉक्यूमेंट्स एंड HSN कोड। पॉइंट नंबर 2 आएगा हमारा सप्लायर सिलेक्शन एंड वेरिफिकेशन। पॉइंट 3 आएगा हमारा इनकोटर्म्स ब्रेकडाउन। नंबर 4 हमारा आएगा शिपिंग मेथड्स, किसका हमको यूज करना चाहिए, क्या क्या शिपिंग जो भी मेथड होते हैं वो होते हैं हमारे। और नंबर 5 आएगा द सीक्रेट वेपन BHA एंड लॉजिस्टिक एजेंट्स। नंबर 6 पे हम देखेंगे कि कस्टम ड्यूटीज हम किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, लाइव कॉस्टिंग हम किस तरीके से करते हैं, और अपनी मैथ को किस तरीके से लगाते हैं, कितना हमको पड़ने वाला है, जो भी प्रोडक्ट हम मंगाने वाले हैं वो हमको क्या प्राइस पे पड़ेगा, कितनी शिपिंग चार्जेस लगेंगे, ये सब कुछ हम देखेंगे कैलकुलेशन करके। नंबर 7 पे आएगा हमको पेमेंट ट्रांसफर किस तरीके से करना है बिल्कुल सेफली। जो भी हमारी पेमेंट होगी वो हम इंडिया से किस तरीके से सेफली उन लोगों को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यही पॉइंट नंबर 1 पे आ जाते हैं कि हमको सबसे पहले क्या चाहिए। तो सबसे पहले हमको चाहिए लीगल डॉक्यूमेंट्स। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमको क्या क्या जरूरत पड़ने वाली है। तो अगर आप कोई भी धंधा चालू करते हो या कुछ भी करते हो तो आपको लीगल डॉक्यूमेंट्स का ध्यान में रखना है। तो लीगल डॉक्यूमेंट्स में हमको नंबर 1 चाहिए GST नंबर। नंबर 2 चाहिए हमको करंट बैंक अकाउंट, जिसमें हम कोई भी पेमेंट वगैरह करेंगे तो उसी से करेंगे, या कोई भी पेमेंट लेंगे तो उसी में लेंगे। तो ये हमारा हो गया। नंबर 3 है हमारा IEC कोड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड। तो जो भी IEC कोड होता है वो हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड होता है। तो अगर हमको इंपोर्ट करना है किसी भी देश से तो हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए ही। तो अगर हमको इंपोर्ट करना है किसी भी देश से तो हमको इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड चाहिए ही। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक ऐसा होता है जो आपको नॉर्मली तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड एक ऐसी चीज है जो हमको सिर्फ 500 to 1000 के अंदर मिल जाता है, जिसके लिए हमको 1 टाइम पेमेंट करना पड़ता है। तो जो भी DGFT वेबसाइट होती है वहां पर जाकर आप IEC कोड को रजिस्ट्रेशन कर सकते हो खुद ही जाकर आराम से। तो यहाँ पर ये बहुत ही नॉर्मल चीज है IEC कोड को रजिस्ट्रेशन करना। तो आपको इन डॉक्यूमेंट्स का ध्यान में रखना है। एक नंबर 1 आपका GST हो गया, बैंक अकाउंट हो गया, नंबर 2 IEC कोड हो गया। अगर आपके पास ये 3 डॉक्यूमेंट्स है तो आराम से आप इंपोर्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद आपको अपना क्या करना है कि एक HSN कोड होता है जो प्रोडक्ट का होता है। जैसे हमारा कोई भी प्रोडक्ट मंगाना चाहते हैं, जैसे सिलिकॉन प्रोडक्ट कोई भी अगर मंगाना चाहते हैं, बेबी का कोई आइटम मंगाना चाहते हैं, या हम जो भी चूज करेंगे अपना प्रोडक्ट, तो उसका एक HSN कोड होता है। तो HSN कोड को आपको ध्यान में रखना है, जो हमारी जो भी कस्टम ड्यूटीज होती हैं उसके अंदर लगता है। जब आप कुछ भी फिल करते हो तो उनको HSN कोड बताना आपको जरूरी होता है जब भी आपका इंपोर्ट होता है, डिलीवरी होती है। देखो अगर आपका ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके फाइनल हैं, फिर उसके बाद हमारा आएगा सिलेक्शन योर सप्लायर। तो जो भी आपका सप्लायर होता है वो बहुत ही ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। जो भी आपका सप्लायर होना चाहिए उसके पास आपका प्रोडक्ट होना चाहिए, वो काफी अच्छा होना चाहिए। तो ये सारा हम अलग वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हम एक बेस्ट सप्लायर को ढूंढ सकते हैं।
तो आपको मैं बता दूं, आपको एक बेस्ट सप्लायर ढूंढ लेना है अलीबाबा के ऊपर। तो यहाँ पर कुछ मेन पॉइंट आपको बता देता हूँ जिसमें आपको बेस्ट सप्लायर मिल सकता है। तो सबसे पहला होता है हमारा ट्रेड अश्योरेंस। ट्रेड अश्योरेंस जब भी आप टिक कर देते हो तो हमेशा जब भी आप पेमेंट करोगे तो वो आपकी सेफ रहेगी। ट्रेड अश्योरेंस से जब भी पेमेंट आपकी सेफ किस तरीके से रहेगी, जो भी अलीबाबा होता है वो आपकी पेमेंट जो भी आप करते हो वो होल्ड कर लेता है। जब भी आपका माल आपके घर पे पहुंच जाता है फिर उसके बाद वो सप्लायर को रिलीज करता है। तो ट्रेड अश्योरेंस कुछ इस तरीके से काम करता है। नंबर 2 आ जाता है हमारा वेरीफाइड सप्लायर। तो वेरीफाइड सप्लायर आप अलीबाबा के अंदर जाकर ही टिक कर सकते हो। और वेरीफाइड सप्लायर जब आप टिक कर देते हो फिर उसके बाद क्या होता है, जो भी वेरीफाइड सप्लायर होंगे, क्योंकि ये लोग कुछ पे करते हैं अलीबाबा को, जो भी पैसे होते हैं जिससे कि ये लोग वेरीफाइड होते हैं, जिससे कि ये ट्रस्टवर्दी होते हैं। तो यहाँ पर कोई भी फ्रॉड या ऐसा कोई भी चांसेस आपसे नहीं होते हैं। तो आपको ये 2 चीजें करनी है, एक वेरीफाइड सप्लायर टिक करना है और नंबर 2 आपको ट्रेड अश्योरेंस। ये अगर आप कर लेते हो तो हमेशा आप हर चीज से बच जाते हो। तो अगर आपका ये सप्लायर फाइनल हो जाता है फिर उसके बाद हमारा आता है डील्स एंड इनकोटर्म्स। तो डील्स एंड इनकोटर्म्स क्या चीज है, तो ये होती है हमारी कुछ टर्म्स होती हैं जिनके थ्रू हमारी डिलीवरी होती है हमारे इंडिया के अंदर। तो यहाँ पर ये कुछ होता है 4 पॉइंट में होता है। जैसे हमारा नंबर 1 होता है EXW। तो EXW क्या होता है, EXW होता है एक्सवर्स। जो अगर आपने सप्लायर को ऑर्डर दे दिया है तो आपको क्या करना होता है, खुद ही आपको फ्रेट फॉरवर्डेड जो भी कंपनी होती है उनको खुद ही कॉन्टेक्ट करना पड़ता है। और आपको जो भी सप्लायर होता है चाइना के अंदर, वहां से आपको खुद ही अपना सारा माल उठवाना पड़ता है। तो ये सारा बहुत ही सस्ता पड़ता है क्योंकि आप इसमें सब कुछ करते हो। लेकिन मैं आपको बताऊंगा आपके लिए कौन सा बेटर रहेगा अगर आप एक बिगिनर हो। और नंबर 2 होता है हमारा FOB। FOB क्या होता है, फ्री ऑन बोर्ड। तो यहाँ पर क्या करता है, जो भी आपका सप्लायर होगा वो आपका माल को, जो भी चाइना का पोर्ट होता है, सी अगर हो गया या एयर हो गया, तो यहाँ पर हम सी की बात कर रहे हैं। जैसे हमारा जो भी होगा वो सी के थ्रू आएगा। कहाँ के, जहाज के थ्रू। तो जहाज के थ्रू आएगा, ये हमारा समुद्र के थ्रू ज्यादातर आता है, ये सी के थ्रू जिसको मैं बोल रहा हूँ। तो अगर आप FOB का यूज करते हो तो FOB में ऐसा होगा कि आपका जो भी प्रोडक्ट होता है वो आपका सारा माल जो भी होगा, आपके प्रोडक्ट होंगे जितने भी पीसेज होंगे, वो आपका सप्लायर आपके पोर्ट तक, चाइना के पोर्ट तक पहुंचा देगा। फिर चाइना के पोर्ट तक आपको, चाइना के पोर्ट से लेकर आपको यहाँ इंडिया तक मंगाने में सारी आपकी हेडेक रहती है। तो फ्री ऑन बोर्ड को आपको नहीं करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर हो, क्योंकि आपको इसमें सब कुछ देखना पड़ता है। अगर आप FOB करते हो तो FOB में क्या करता है, जो भी सप्लायर होता है वो आपका माल पोर्ट तक पहुंचा देता है, फिर आपकी सारी हेडेक रहेगी। अगर आप एक बिगिनर हो तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो यही नंबर 3 आ जाता है हमारा DDU, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। तो यहाँ पर ये 2 होते हैं जो हमारे लिए मेन होते हैं, एक DDU और एक DDP। तो पहले बात करते हैं DDU की। तो DDU होता है डिलीवरी ड्यूटी अनपेड। तो देखो DDU एक बहुत ही अच्छा टर्म्स है। जब भी हम एक बिगिनर होते हैं तो DDU आराम से कर सकते हैं। तो जो भी आपका सप्लायर होगा, अगर आप कोई भी माल मंगाते हो, अगर आप अपने सप्लायर से बात कर लेते हो कि मुझे DDU ही कराना है, डिलीवरी ड्यूटी अनपेड, तो ये क्या करेगा, सप्लायर आपकी पूरी हेडेक करेगा कि आपके घर तक आपका माल पहुंचाएगा। तो चाइना से लेके इंडिया में जो भी आप एड्रेस दोगे वहां तक वो सारा आपके पास माल पहुंचाएगा। लेकिन भी आपकी GST लगेंगी, कस्टम ड्यूटीज लगेंगी या जो भी चार्जेस लगेंगे वो सब कुछ आपको पे करना पड़ेंगे। वो आपको किस तरीके से पे करना है, वो आपको डायरेक्ट सप्लायर को पे नहीं करना है, वो आपको सारे पे करना है कस्टम ड्यूटीज के टाइम। आपके पास सीधा कॉल आएगा, जो कस्टम एजेंट्स होते हैं वो आपको कॉल करेंगे कि आपको ये ड्यूटीज पे करनी है। आपको ये सारा GST ड्यूटीज वगैरह पे करके तभी आपका ये कस्टम क्लियरेंस होगा। तो DDU अगर आप करते हो तो नॉर्मली आपके लिए सिंपल होता है कि आपको सारे चार्जेस खुद ही पे करना पड़ते हैं, लेकिन जो भी डिलीवरी वगैरह होती है वो सारा आपका सप्लायर संभालता है। और यहीं आ जाते हैं एंड हम DDP पे। तो DDP हमारे लिए डिलीवरी ड्यूटी पेड होता है। तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा सप्लायर होता है अलीबाबा के ऊपर, तो हम क्या करते हैं उससे सारी बात कर लेते हैं कि सारा हमारा DDP हमको चाहिए, जो भी हमारा माल है हमारा घर तक पहुंचाओ। तो वो लोग क्या करते हैं, सारा आपका माल आपके घर तक पहुंचाते हैं, आपको सारी कैलकुलेशन करके दे देते हैं कि आपकी ये जितनी GST लगने वाली है, आपका कस्टम क्लियरेंस में कितना खर्चा आने वाला है, तो आपको प्रॉपर कैलकुलेशन करके वो दे देते हैं। तो आपका जो भी पेमेंट होता है आप डायरेक्ट अपने सप्लायर को पे कर देते हो। फिर उसके बाद आपको कुछ भी नहीं देखना है, आपको कस्टम क्लियरेंस भी नहीं देखना है, आपको कुछ भी नहीं देखना है। तो सारा DDP जो होता है, तो DDP आप नॉर्मली कर सकते हो। DDP में आपको सारा अपने सप्लायर को पे करना है, फिर उसके बाद आपका जो भी सामान होगा वो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो आपको अगर करना है तो आप DDU और DDP कर सकते हो। ये दोनों टर्म्स जो होती हैं वो बहुत ही अच्छी होती हैं एक बिगिनर के लिए। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी इनको टर्म्स बता दी हैं। फिर इसके बाद आता है हमारा शिपिंग। तो शिपिंग में हमारा आता है एक एयर शिपिंग और नंबर 2 आता है हमारा सी शिपिंग। तो हमको क्या करना चाहिए, हमारे लिए बेटर क्या रहेगा।
तो जो भी एयर शिपिंग होता है वो बहुत ही जल्दी हमको डिलीवर्ड कर देता है जो भी हमारा प्रोडक्ट होता है। तो अगर आप एयर शिपिंग कराते हो तो वो आपको कम से कम 7 डेज के अंदर आपके इंडिया के अंदर आपके प्रोडक्ट को आपके लिए इंपोर्ट कर देगा। तो जो भी एयर शिपिंग होती है वो काफी महंगी पड़ जाती है हमारी सी शिपिंग से। तो अगर आपको लॉन्ग टर्म में अगर चलना है तो आपको हमेशा एयर शिपिंग को नहीं करना है, तो हमेशा आपको सी शिपिंग को करना है। तो एयर शिपिंग में अगर आप करते हो तो एयर शिपिंग आप किसके लिए यूज कर सकते हो, तो एयर शिपिंग को आप एक सैंपल के लिए यूज कर सकते हो। अगर आप कोई सैंपल मंगा रहे हो, अपना एक प्रोडक्ट मंगा रहे हो, तो उसके लिए आप एयर शिपिंग का यूज कर सकते हो, जिससे कि आपको जल्दी से सैंपल मिल जाएगा। फिर उसके बाद जब भी आप लार्जर क्वांटिटी ऑर्डर करते हो तो उसके लिए आपको हमेशा सी शिपिंग का यूज करना है। तो फिर यहीं पर आ जाते हैं नंबर 2 पर हम सी शिपिंग पर। तो सी शिपिंग में हमारा ये होगा, जब भी हम कोई भी प्रोडक्ट ऑर्डर करेंगे तो वो हमारा कम से कम 40 to 45 डेज लग जाते हैं हमारे इंडिया में आने तक। तो 40 to 45 डेज लगते तो हैं, लेकिन हमारी जो भी शिपिंग चार्जेस होते हैं वो बहुत ही कम लग जाते हैं, क्योंकि सी शिपिंग एक ऐसी होती है जो कंटेनर बेस पे हमारा सारा माल आता है। तो जब भी आपको कोई भी प्रोडक्ट लार्जर क्वांटिटी में 300 या 500 या इससे ऊपर कोई भी सामान मंगाना है तो हमेशा आपको एयर शिपिंग को छोड़कर हमेशा सी शिपिंग करना है। तो हमेशा आपको जो भी शिपिंग होगी वो बहुत ही सस्ता पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कुछ डेज ज्यादा लग जाते हैं। वही अगर आप एयर शिपिंग में देख लो तो 7 डेज लगते हैं, अगर आप सी शिपिंग को देख लो तो वहां पर आपको 40 to 45 डेज लगते हैं। तो आपकी मर्जी है आप क्या करना चाहते हो, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूंगा हमेशा कि आपको सी शिपिंग में ही जाना चाहिए। तो यहीं पर अगर आप सी शिपिंग करते हो, समुद्र से अगर आप अपना माल मंगाते हो, तो यहाँ पर आपके लिए 2 टर्म्स और आती हैं, जिसके अंदर एक होता है LCL जिसका होता है लेस कंटेनर लोड, और हमारा यही होता है नंबर 2 FCL फुल कंटेनर लोड। अगर आप शुरू में बिगिनर हो, अगर आप कम से कम 300 500 या कम यूनिट मंगा रहे हो तो हमेशा आपको LCL करना है। तो LCL क्या होता है कि जो भी कंटेनर होता है, आपने देखे होंगे बहुत सारे बड़े बड़े कंटेनर होते हैं जिसमें माल आता है, और भी लोगों का जो माल आता है उन्हीं के साथ हमारा माल आ जाता है, जिसमें हमारा लेस कंटेनर लोड करके यहाँ पर वो कहलाता है। और यहीं पर FCL होता है फुल कंटेनर लोड। अगर आप ज्यादा माल मंगा रहे हो, अगर आप ज्यादा माल मंगा रहे हो, फुल कंटेनर भर के आप अपना माल मंगाना चाहते हो, तो आप क्या करते हो, जो भी आपका कंटेनर होता है वो आप पूरा बुक कर लेते हो। फिर आप उसमें कितना भी माल मंगा सकते हो, जितना आप चाहो उतना मंगा सकते हो। तो फुल कंटेनर लोड हमारा कुछ इस तरीके से काम करता है। तो यहीं पर हम आ जाते हैं एडवांस लेवल पर। अगर आप Amazon पर सेल करते हो तो यहाँ पर आपको कुछ एजेंट्स का भी यूज कर सकते हो। तो हमारे BHA एजेंट्स होते हैं, बाइंग हाउस एजेंट्स। तो जो भी हमारे बाइंग हाउस एजेंट होते हैं, वो जो आपका माल होता है अगर आप उनसे बात करते हो तो वो आपके लिए सारी जो भी डिलीवरी होती है वो EXW और FOB के थ्रू आपकी संभालते हैं। तो आपका सीधा वो क्या करते हैं, अगर आप फ्रेट फॉरवर्डेड जो भी कंपनी होती हैं वो आपके लिए सारा ये सब कुछ करती हैं। तो ये आप चाइना से और इंडिया से दोनों से उनसे बात कर सकते हो। तो फ्रेट फॉरवर्डेड कंपनी जो भी होती हैं वो क्या करती हैं, आपके लिए FOB और EXW जो भी टर्म्स होती हैं अगर आप उन पे करते हो, तो अगर आप उनसे बात कर लेते हो तो वो लोग क्या करते हैं, आपके लिए डायरेक्ट चाइना से जो भी आपकी कंपनी होती है, जहां पर चाइना में जो भी आपकी फैक्ट्री होती है, जहां पर आपका माल पड़ा है, वहां से वो लोग डायरेक्ट आपका माल उठवा कर वो आपके लिए इंडिया तक आपका माल पहुंचा देते हैं। तो अगर आप फ्रेट फॉरवर्डेड जो भी कंपनी होती है वो इंडिया के अंदर भी होती है बहुत सारी, आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हो या आप अलीबाबा के ऊपर भी उनको देख सकते हो। तो ऐसा भी आप कर सकते हो। अगर आप EXW FOB के थ्रू जाना चाहते हो तो हमेशा आपको क्या करना है कि जो भी एजेंट्स होते हैं आप उनसे बात कर सकते हो। क्या करना है, आपका जो भी सप्लायर है आपको उससे पूरी डिटेल ले लेना है कि आपका जो भी माल होने वाला है उसका कितना साइज होने वाला है, कितना वेट होने वाला है। प्रॉपर उसको इनवॉइस लेकर आप अपने एजेंट से बात कर सकते हो कि ये मेरा माल है और आपको इसको इंडिया तक लाना है, तो आपको कितना लगेगा, कितना शिपिंग में लगेगा, वो आपको सब कुछ डिटेल दे सकते हैं। तो हमेशा आप क्या होता है, इस चीज से क्या फायदा है आपको, तो इस चीज से ये फायदा होगा कि जो भी आपका सप्लायर है आप उससे कंपेयर भी कर सकते हो कि आपको किस रेट में माल आ रहा है, या जो भी आपका माल आपके घर तक आ रहा है क्या वो एजेंट हमें सही रेट दे रहा है या हमारा सप्लायर सही रेट दे रहा है। तो आप इस चीज को भी यूज कर सकते हो। तो आप हमेशा एजेंट से बात कर सकते हो। फ्रेट फॉरवर्डेड जो भी कंपनी होती है जो हमारे लिए डिलीवरी करती है हमारे इंडिया तक, चाइना से इंडिया तक, तो आप उनसे भी बात कर सकते हो। ये आपको इंडिया और चाइना के अंदर दोनों में मिल जाएंगी, जिनसे आप बात कर अपना माल मंगा सकते हो। तो जो भी आपका माल होगा वो फ्रेट फॉरवर्डेड कंपनी क्या करेंगे, आपका केजीज देखकर और जो CBM देखकर, ये सब कुछ देखकर आपको फाइनल रेट बता देती है कि आपका माल कितने तक आएगा। और जो भी कस्टम क्लियरेंस होगा वो सब कुछ फ्रेट फॉरवर्डेड हमारी कंपनीज कराती हैं। तो अगर आपको जो भी माल मंगाना है वो आप कुछ इस तरीके से मंगा सकते हो फ्रेट फॉरवर्डेड कंपनी एजेंट से कांटेक्ट करके। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो आप हमेशा
अपने सप्लायर से भी बोल सकते हो, वो भी आपके लिए यही हायर करते हैं, फ्रेट फॉरवर्डेड कंपनी। वरना आप खुद ही हायर कर सकते हो अपने लिए, अगर आपको प्रॉपर रेट लेना है, प्रॉपर फाइनल जाना है। तो अब हम देखने वाले हैं कि हमारी कितनी कस्टम ड्यूटीज लगने वाली हैं, लाइव कॉस्टिंग क्या होने वाली है, ये सब कुछ हम चेक करने वाले हैं कि आप जो भी माल मंगा रहे हो उसमें आपकी क्या क्या ड्यूटीज लगने वाली हैं, कितने रुपए लगने वाले हैं, कितने में अगर आप मंगा रहे हो तो उस पर आपको कितने चार्जेस ऊपर लग जाएंगे, कितनी जीएसटी लगेगी, ये मैं सब कुछ आपको बताने वाला हूँ, जिससे कि आपको प्रॉपर पता चल जाएगा अगर आप कोई भी माल मंगाते हो तो आपको उसको किस तरीके से कैलकुलेशन करना है। तो यहीं पर हम ले लेते हैं, अगर हम कोई भी 1 लाख का माल मंगा रहे हैं तो 1 लाख पर हमको कितने चार्जेस लगेंगे। तो चलो अब हम लगा लेते हैं 1 लाख रुपए का माल। तो यहाँ पर हम समझ लो कि 1 लाख रुपए के कोई भी प्रोडक्ट मंगा रहे हैं तो हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटीज, अब जो भी बीसीडी होती है वो हमारी कितनी लगती है। तो बेसिक कस्टम ड्यूटीज होती है जो हमारी लगती है 10%। अगर आप कोई भी माल मंगाते हो, कुछ भी प्रोडक्ट मंगाते हो तो उस पर हमेशा 10% आपकी बीसीडी लगती है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट मंगाइए, समझ लीजिए कोई भी कैटेगरी का प्रोडक्ट हो, लेकिन आपकी बीसीडी आपको लगाना ही लगाना है। ये कोई जीएसटी नहीं होती है, ये हमेशा बेसिक कस्टम ड्यूटीज होती हैं जो आपके प्रोडक्ट पे लगती हैं। तो यहाँ पर 10% हमारा 1 लाख का हो गया 10,000। तो जो भी 10,000 रुपीज होंगे वो 1 लाख के ऊपर हमारे लग जाएंगे। वरना हमारा ये 20% तक भी जा सकता है। 10 to 20% जो भी बीसीडी होती है वो आपको हमेशा चेक कर लेना है कि आपकी बेसिक कस्टम ड्यूटीज कितनी है। ये सारा आपको जो भी कस्टम एजेंट्स होते हैं वो आपको कैलकुलेशन करके दे देते हैं। वो हमको एक प्रॉपर बिल बनाकर देते हैं जो भी कस्टम क्लियरेंस का, उसमें सारा सब कुछ डिटेल्स होती है। मैं आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन के लिए दे रहा हूँ। तो यहाँ पर 10 to 20% जो भी कस्टम ड्यूटीज लगेंगी, और यहाँ पर हमारा सोशल वेलफेयर सर्विस चार्ज लगेंगे जिसको हम SWS कहते हैं। तो जो भी SWS होता है ये हमारा कहाँ पर लगता है, ये हमारा लगता है जो भी हमारी कस्टम ड्यूटीज 10% जो भी कस्टम ड्यूटीज होती है उसके ऊपर। जैसे हमारी 10,000 यहाँ पर कस्टम ड्यूटीज बनी थी, इसके ऊपर हमारा 10% इसका हो गया 1,000 रुपीज। तो यहाँ पर हमारे जो भी सोशल वेलफेयर सर्विस चार्जेस हैं वो हमारे 10% पे लग सके हैं 1,000 रुपीज। फिर इसके बाद आ जाता है हमारा IGST। इम्पोर्ट पर जो भी 18% होता है वो हमारा GST लगती है। तो यहाँ पर अगर हम 1 लाख का अगर कोई भी माल मंगा रहे हैं तो हमारी जो भी IGST होगी वो टोटल वैल्यू पर, जैसे आपका सारा जो भी 10,000 ये लग गया, आपका 1,000 रुपीज ये लग गए, तो यहाँ पर कस्टम ड्यूटी, सोशल वेलफेयर चार्जेस, या अगर आप कैलकुलेशन कर लेते हो 1 लाख के अंदर तो यहाँ पर हमारा 1,11,000 हो गया। तो यहीं पर हमारा 20,000 यहाँ पर हमारा ये IGST लग जाता है जो हमारा प्रॉपर कैलकुलेट होता है। यहाँ पर मेन 3 होते हैं जो हमारी बेसिक कस्टम ड्यूटीज, सोशल वेलफेयर सरचार्जेस और हमारी IGST, ये तीनों होती हैं जो हमारी लगती हैं अगर हम कोई भी माल को इम्पोर्ट करते हैं। प्लस हम 20,000 ले लेते हैं जो भी हमारे चार्जेस लग रहे हैं। टोटल हम 1 लाख को भी अगर हम टोटल कर लेते हैं तो टोटल हमारे 1,50,000 हमारा यहाँ पर जो भी चार्जेस हैं वो लग रहे हैं। तो जो भी हमारे प्रोडक्ट होंगे वो 1 लाख या हमारा मतलब 1.5 लाख में हमारा हमको पड़ रहा है। तो अगर आप टोटल ऐसे ही लगाना चाहोगे तो आप शिपिंग चार्जेस का कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हो, और जो भी चार्जेस लगेंगे वो आप कुछ इस तरीके से जोड़ सकते हो। और हाँ, लास्ट बात आपको बता दूं कि आप जो भी GST पे करोगे, जो भी आपका प्रोडक्ट होगा, जब भी आप कस्टम क्लियरेंस कराओगे तब भी आप जो भी 18% अपनी जो भी GST आप पे करोगे वो आप ITC के थ्रू क्लेम कर सकते हो। जो भी हमारा इनकम टैक्स क्रेडिट होता है जब हम मंथ के एंड में जब उसको भरेंगे तो ये हम सारा कलेक्ट कर सकते हैं अपनी GST में, जिससे कि अगर हम अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं फिर उसमें हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो जो भी हमारा 18% होगा उसको आप प्रॉपर खर्चे में लेकर नहीं चल सकते हो, क्योंकि वो हमको सारा इनकम टैक्स क्रेडिट में हमको कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको जो भी 18% होता है वो आपको अलग लेकर चल रहा है, और जो भी आपकी कस्टम ड्यूटीज वगैरह होती हैं ये आपकी हमेशा आपको रिसीव्ड नहीं होती हैं, लेकिन आप जो भी GST पे करोगे वो हमेशा आपको रिसीव्ड हो जाएगी आपकी GST के अंदर, जो भी आपका इनकम टैक्स क्रेडिट होता है। तो देखो, हमने इंपोर्ट के बारे में प्रॉपर बात कर ली है, तो हमारा लास्ट आता है कि हम सेफली पेमेंट किस तरीके से करें। तो अलीबाबा पर आपको हमेशा ट्रेड अश्योरेंस को ओपन रखना है। तो ट्रेड अश्योरेंस को जब ओपन रखोगे तो हमेशा जो भी होल्ड होता है वो आपका अलीबाबा पेमेंट को कर लेता है। फिर उसके बाद जब भी आपको माल पहुंच जाएगा उसके बाद ही हमेशा आपको उसको रिलीज करेगा सप्लायर के पास। तो आप किस किस मेथड से उनको पेमेंट कर सकते हो, आप अपने क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या TT ट्रांसफर, जो भी वायर ट्रांसफर होता है उससे भी आप कर सकते हो, या आप हमेशा गूगल पे भी कर सकते हो, या बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिससे आप उनको पे कर सकते हो, जो आपको अलीबाबा के ऊपर जाकर हमेशा मिल जाएगा। मैं हमेशा अपने डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड से ही हमेशा पेमेंट करता हूँ, जिससे कि बहुत ही सिंपल रहता है। अगर मेरी बड़ी बड़ी पेमेंट होती है मैं हमेशा TT ट्रांसफर करता हूँ, जो भी हमारा वायर ट्रांसफर होता है उससे करता हूँ।
तो अगर आपको पेमेंट करना है, बहुत ही आसान होता है पेमेंट करना। तो अगर आप अपने सप्लायर से बात कर लेते हो, वो हमेशा आपसे पहले जब ऑर्डर लेता है तो हमेशा आपसे 30% आपकी पेमेंट अपने ऊपर कराता है। तो जब भी वो 30% आप पेमेंट कर देते हो, जब भी आपका माल तैयार हो जाएगा, फिर उसके बाद आपको वो बताएंगे कि आपका माल तैयार हो चुका है, हम इसको शिपिंग कराने वाले हैं। फिर उसके बाद जो भी आपकी 70% आपकी जो भी पेमेंट रह जाएगी वो आपको करना रहता है। तो जो भी आपकी 70% पेमेंट आप फिर बाद में कर देते हो, तभी आपका माल रिलीज कर दिया जाता है इंडिया के लिए, जैसे भी आप टर्म्स बताते हो उसके थ्रू। तो हमेशा आपको पेमेंट का कुछ इस तरीके से करना होता है, 30% आपको पहले करना पड़ती है, 70% आपकी जो भी रह जाती है फिर उसके बाद करना पड़ती है जब भी आपका माल तैयार हो जाता है। तो मैंने आपको प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप बता दिया है किस तरीके से आपको चाइना से इंपोर्ट करना है। अगर आपको प्रॉपर वे में सीखना है तो मैंने आपके लिए प्रॉपर एक ई बुक लिखी है, जिसमें आप सब कुछ स्टेप बाय स्टेप पढ़ सकते हो कि मैंने किस तरीके से शुरुआत की, किस तरीके से ये सब कुछ किया है। तो मैंने आपके लिए एक फुल मेंटोरशिप प्रोग्राम भी बनाया है, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें आप स्टेप बाय स्टेप जा सकते हो किस तरीके से आपको ये सब कुछ करना है। तो अगर आप वीडियो को लाइक कर देते हो, जिससे कि हमें हेल्प मिलती है कि हम एक वैल्यूएबल कंटेंट बना रहे हैं, जिससे कि मैं आपको आने वाले वीडियोस में भी वैल्यूएबल कंटेंट देता रहूं। तो मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप न्यू हो। तो फिर हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।